कि शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत मैसूर में क्यों हाइड्रो पावर प्लांट खोला गया था, ताकि केजीएफ में बिजली पहुंचाया जा सके। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले आपका वाइवा का एग्जाम होगा। अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है जो बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम, उसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जिसका फर्स्ट टॉपिक जिसका आज हम लोग बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेसिक सा वीडियो है, ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, तभी आप क्लिक करके यहाँ पर एंटर किए। आज हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे कि कैसे इंडिया में ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैसे डेवलप हुआ था इंडिया में, ठीक है, प्राचीन शताब्दी से लेकर अभी तक वर्तमान तक, और किस तरीके का हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का किस तरीके के अभी सिचुएशन है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी बताऊंगा जो प्रीवियस कुछ एग्जाम में आया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मतलब थोड़ा बता देता हूं हाइड्रो पावर प्लांट में होता क्या है। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद मैं इसके हिस्ट्री में घुसूंगा। तो इंट्रोडक्शन, ये जो जैसा कि आपने ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, पावर प्लांट मतलब समझ रहे हैं जहां पर बिजली पैदा किया जाता है। हाइड्रो मतलब बिजली पैदा करेंगे किससे, वाटर से। तो वाटर जो है ना, ये सभी जीवित जंतुओं के लिए, सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान है, एक बहुत ही बड़ा बून है। तो बून मतलब क्या हो गया, बून मतलब हो गया वरदान। तो ये जो वाटर है, ये सभी जीवित जंतु, इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे जानवर, सबके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, यहां से लेकर यहां तक समझिए। तो देखिए, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोई थोड़ा मोड़ा अमाउंट में वाटर से नहीं जो। अच्छा, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि इस वीडियो में जितना भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं या फिर जितना भी स्टेंजा यहाँ पर लाइन जो मैं लिख रहा हूं, सारा आपका लिया गया कहां से, एसएन पब्लिकेशन का बुक से, एसएन सिंह के पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है दोस्तों, तो कोई इधर उधर वेबसाइट से उठा करके मैंने नहीं लिखा है, एकदम एक स्टैंडर्ड बुक से लिखा है, ताकि आपको रिलायबल रहे, वीडियो में भरोसा रहे। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोई थोड़ा मोड़ा वाटर से नहीं होगा। ठीक है, एक एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, बहुत बड़ा मात्रा में पानी चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जहां पर क्या होगा, वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू ए लोअर लेवल इज पास थ्रू ए टरबाइन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि पानी ऊंची जगह से नीचे जगह तक फ्लो करता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी फ्लो करता है। हीट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर करता है, मैंने फ्लो करता है। तो पानी कभी देखे कि नीचे से ऊपर जाता है, कभी देखे नहीं देखे, वो हमेशा ऊपर से फ्लो करता है, नीचे की ओर आता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर से नीचे लो प्रेशर की ओर आया, लो प्रेशर में क्या है, टरबाइन लगा दिए, जिससे क्या पानी उस पर लगातार बौछार, उस टरबाइन पर पानी का बौछार पड़ेगा और वो जो टरबाइन है वो घूमेगा, और घूमने से क्या होगा आगे देखते हैं। व्हेन वाटर इज इन मोशन, तो वाटर देखिए, वाटर यानी पानी, पानी में दो तरीके के मोशन होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो बहता हुआ पानी है उसमें कौन सा गति होता है, कौन सा मोशन होता है, उसमें होता है काइनेटिक एनर्जी। कौन सा उसमें एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होता है। और अगर पानी किसी टंकी में रुका हुआ है या फिर कोई डैम में है, कोई बांध में है, तो पानी स्थिर, उसमें कौन सा एनर्जी है, उसमें स्थैतिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जो ये जो वाटर है, इसमें दो तरीके की एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों ही तरीके के एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको टरबाइन को सबसे पहले घुमाना होगा। तो टरबाइन को घुमाने के लिए देखिए, टरबाइन को घुमाने के लिए उस पर पानी का बौछार करवाना होगा, यानी पानी को क्या होगा, पहले मोशन में उसको लाना होगा, पानी को मोशन में लाना होगा। अब रुका हुआ पानी, तो उससे तो टरबाइन घूमेगा नहीं, तो टरबाइन नहीं घूमेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि डैम यदि बना है तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब डैम के अंदर में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। नहीं, डैम के ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है जो डैम के स्थिर पानी को आपको इलेक्ट्रिसिटी बना कर दे देगा। नहीं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। डैम के जो स्थिर पानी, जो स्टैटिक, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, उसको पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा, पोटेंशियल when water is in motion it has kinetic energy and is passed through the turbine for the production of electricity। और क्या लिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लेवल डिफरेंस। देखिए समझिए क्या लिखा है, एक आपका टेक्निकल वर्ड है हेड। हेड का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे पानी डैम में, तो डैम क्या छोटा होता है,
नहीं, वो बहुत ऊंचा होता है। तो एक पानी का हाइट होता है, तो वो जो पानी का हाइट है, जो वाटर का जो हाइट है, उसको बोलते हैं हेड। जो डिफरेंस है हेड, ठीक है, वाटर जो लेवल डिफरेंस ऑफ वाटर, इसको कहते हैं हेड कहते हैं। तो जो डैम में जो रुका हुआ पानी है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी में। किस लिए? दैट इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, ताकि टरबाइन को रोटेट कर सके और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट देखिए, समझिए लेआउट और समझिए किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट होता है। लेआउट, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक डैम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक डैम है। डैम में मेरा क्या है, पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो डैम से जो पानी है उसको हम टनल या फिर पाइप के माध्यम से उसको कहां लाते हैं, उसको पाइप के माध्यम से कहां लाते हैं, हम लाते हैं उसको टरबाइन के पास लाते हैं। और टरबाइन, ठीक है, यहाँ पर टरबाइन है, और टरबाइन क्या होता है, घूमता है, ठीक है, ये मान लेते हैं टरबाइन है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो टरबाइन तक क्या करना पड़ता है, पानी को लाना पड़ता है, और टरबाइन के ऊपर में बौछार करवाना पड़ता है, बौछार, जिससे क्या होता है, ये जो टरबाइन है, ये इसका जो ब्लेड सब होता है, पत्ती सब, वो घूमता है, ठीक है, पंखा जैसा होता है, घूमता है। और घूमने के कारण ये जो इससे साफ्ट होता है, जिस तरीके से मैंने आपको अल्टरनेटर पढ़ाया था, डीसी जनरेटर या फिर एसी जनरेटर पढ़ाया था सेकंड सेमेस्टर में, वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर एक साफ्ट होता है, ठीक है, साफ्ट जो आपका किससे कनेक्ट रहता है, टरबाइन से। और ये जो टरबाइन है, ये कनेक्ट रहता है मेरा जनरेटर से। और यहाँ पर बेसिकली जो नॉर्मली वो सिंक्रोनस जनरेटर को, सिंक्रोनस अल्टरनेटर को लिया जाता है। ये मेरा क्या है, जनरेटर है। यहाँ पर जनरेटर से मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल से, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़े तो जाकर के देख लीजिए कि किस तरह से अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल या फिर जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल में ही सारा कुछ समझाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। डीसी जनरेटर में डीसी करंट को बताया गया, अल्टरनेटर में एसी करंट को बताया गया। तो इस तरीके से ये जो लेआउट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से यहाँ पर जनरेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये डैम है, डैम को हम लोग क्या दूसरे यहाँ पर टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, रेजर्वोयर। रेजर्वोयर मतलब जलाशय। तो डैम है, डैम से हम टनल या फिर पाइप के माध्यम से हम क्या करेंगे, वाटर को कहां तक लाते हैं, टरबाइन के ऊपर में बौछार करवाते हैं, टरबाइन के ऊपर में गिराते हैं। टरबाइन घूमने के कारण टरबाइन मेरा शाफ्ट से कनेक्ट, यानी वो जनरेटर से कनेक्ट रहता है, अल्टरनेटर से कनेक्ट रहता है। अल्टरनेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है, जिस कारण से मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये है हाइड्रो पावर प्लांट का फंडा, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अगर इतना समझ लिया तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट खत्म हो गया। इसके बीच बीच में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे सर्ज टैंक क्या होता है, और बीच बीच में चीज, वो सबको हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये हो गया। तो ये हम लोग मतलब आपको ओवरव्यू दे दिए, पूरा पावर प्लांट के बारे में आपको ओवरव्यू दे दिए, ठीक है। अब इसका इंडियन हिस्ट्री को देखते कि कब पावर प्लांट किस तरीके से इंडिया में आया, पावर प्लांट का शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे फिर से बने रहिए। तो अब दोस्तों देखते हैं इसका इतिहास क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हमारे इंडिया में अभी तक जो देख रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, कितना साल पुराना है, कब शुरू हुआ था, कैसे आया था, किस प्रकार का था जब आया था। तो देखिए ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना, इसके लिए सबसे पहले इसका टरबाइन का खोज हुआ था, इसका टरबाइन। तो ये जो हाइड्रोलिक टरबाइन जो है ना, इसको 19वीं सदी में ही इसको खोजा गया था। खोजा मैंने क्या गया, इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था, ठीक है। वी आर डेवलप इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआती में, मतलब 1805 हो सकता है, 1815 हो सकता है, 1800 सटीक जो इसका आंसर है 1849 में। 1849 में जो टरबाइन, अभी हम लोग आगे चलकर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन भी मतलब बताऊंगा कितने टाइप्स के टरबाइन होते हैं। तो वहां पर जो आपका एक टाइप है फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन का खोज सबसे पहले यहाँ पर हुआ था, कब, 19th सेंचुरी का बिगिनिंग में, शुरुआत में, ठीक है। कब हुआ था, 1849 में। किसने किया था, एक अमेरिकन इंजीनियर था, ठीक है, अमेरिकन इंजीनियर फ्रांसिस, उसका नाम था फ्रांसिस, इसलिए उस टरबाइन का नाम रख दिया फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ लीजिए, कोई भी पूछ लेता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो हाइड्रोलिक टरबाइन से वो कब उसको डेवलप किया गया था, पूरा दुनिया के लिए बात हो रहा है, केवल इंडिया के लिए नहीं। तो पूरा दुनिया में उसको सबसे पहले डेवलप किया था 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में। डेट याद रखना है तो 1849 लिख लीजिए। कौन किया था, एक अमेरिकन इंजीनियर ने किया था, जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस नाम था। उसके नाम के आधार पर इस टरबाइन का नाम रखा गया फ्रांसिस टरबाइन, जो आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन में पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया हाइड्रोलिक टरबाइन का इतिहास। अब हाइड्रोलिक पावर प्लांट टरबाइंस का डेवलपमेंट हो गया। देखिए मेन जो आपका ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ये इसका पूरा अगर सही तरीके से अगर ऊपर से देखा जाए तो इसका मेन दो पार्ट है। एक इसका पावर हाउस है जहां पर बिजली बनेगा, और दूसरा है इसका टरबाइन, जहां पर
जिसको प्राइम मूवर कहते हैं, जिसको घुमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा जनरेटर को देने के बाद। तो ये जो मेन इसका है, इसका टरबाइन और दूसरा पावर हाउस, पावर प्लांट। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसको अगर इंडिया में देखा जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कब इसका डेवलप किया गया था, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कब बनाया गया था, तो इंडिया में इसको टिल 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक, जैसे 1897 में इंडिया में इसको इनिशिएट किया गया था, सबसे पहले लाया गया था, डेवलप किया गया था। और किस स्कीम के तहत, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एमपी पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एमपी पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में ये पूछा गया 2016 में। ये सवाल क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि कहां पर इंडिया में डेवलप हुआ था, कहां पर, तो नियर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के निकट, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के निकट, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पर इनिशिएशन हो गया, ठीक है। कब, 1897 में। कौन सा स्कीम के तहत, रन ऑफ रिवर, ये रन ऑफ रिवर स्कीम के तहत इसको किया गया था। तो रन ऑफ रिवर प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, यानी हाइड्रो पावर प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, वहां पर एक प्लांट का नाम है रन ऑफ रिवर प्लांट। ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। रन ऑफ रिवर नाम में ही छिपा हुआ है, रन ऑफ रिवर, यानी जब नदी के पानी से बिजली बनाया जाएगा, नदी के पानी का माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाएगा और बिजली पैदा किया जाएगा, ये हो गया रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, उसको कहते हैं। तो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट स्कीम के जरिए दार्जिलिंग के निकट, ठीक है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, तो दार्जिलिंग के निकट इंडिया में 1897 में पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इनिशिएट किया गया था, ठीक है। ये एमपी पुलिस 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि ये एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कब किया गया था इंडिया में, तो एक बड़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कब स्थापित हुआ था, तो वो शिवा समुद्रम स्कीम के तहत। उसका नाम क्या था, स्कीम का, परियोजना का नाम क्या था, योजना का शिवा समुद्रम योजना, शिवा समुद्रम योजना। कहां पर स्कीम, कहां पर, मैसूर में, मैसूर कर्नाटका, मैसूर कहां पड़ता है, कर्नाटका में। और वो जो पावर प्लांट से जो हमको बिजली मिलता था, वो मात्र ज्यादा नहीं 4.5 मेगावाट का बिजली मिलता था, उस समय का बात हो रहा है, जो 1902 में इसको माने खोला गया था। ये जो पावर प्लांट है कब, शिवा समुद्रम स्कीम के तहत मैसूर में, कर्नाटका में, जिसका कैपेसिटी 4.5 मेगावाट तक, कब खोला गया था, 1902 में, ये याद रखना है। यानी 1902 यानी पहुंची आपका 20वीं शताब्दी, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ 20वीं शताब्दी। ये इस तरीके से अगर मान लेते डेट सटीक ना रहे एग्जाम में, कोई भी अगर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई अगर मान लेते डेट मेंशन ना रहे, वहां पर आपका सेंचुरी पूछ देता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1902, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, सॉरी 20th सेंचुरी। अब 1914 में, ठीक है, 1914 में एक महाराष्ट्र में भी इसको, जिसका कैपेसिटी था 50 मेगावाट, ये जो महाराष्ट्र में, इसको कौन से स्कीम के तहत, इसको खोपोली प्रोजेक्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया आपका एमपीएससी 2022। एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र, जिस तरीके से यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 में इस सवाल को पूछा गया था, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में ये जो पावर प्लांट को डेवलप किया गया था, तो कौन सा प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट का नाम था खोपोली प्रोजेक्ट, ये याद रखना है। महाराष्ट्र पूछेगा तो खोपोली प्रोजेक्ट, मैसूर पूछेगा तो शिवा समुद्रम, ठीक है, मैसूर पूछेगा तो शिवा समुद्रम। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये खोपोली प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में पहली बार एक बड़ी मात्रा में पावर हाउस का डेवलपमेंट किया गया था, हाइड्रो पावर हाउस का। और उसको कब खोला गया था, 1914 में, ठीक है, 1914 में। यानी ये हो गया आपका कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, याद कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 1914 से 1918। और ये जो पावर प्लांट का कैपेसिटी था 50 मेगावाट, और जो मैसूर में जो पावर प्लांट खोला गया था उसका कैपेसिटी मात्र 4.5 मेगावाट था, और ये 50 वाट। कहीं कहीं पर 50 मेगावाट की जगह 75 मेगावाट भी रहता है, 74 मेगावाट भी रहता है, तो उस पर ध्यान देना है, जिस तरीके से ऑप्शन में रहे। और यहां पर देखिए, इतिहास समझिए कि हाइड्रो पावर प्लांट किस लिए विकसित किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो आपका जो मैसूर में जो शिवा समुद्रम जो ये जो पावर प्लांट है, इसको खोलने का मेन रीजन था केजीएफ। यहाँ पर केजीएफ आ गया, देखिए मैसूर कर्नाटका, और केजीएफ कहाँ है, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में। तो कोलार गोल्ड फील्ड यानी वहां से गोल्ड का माइनिंग करने के लिए, गोल्ड का माइनिंग करने के लिए, गोल्ड को खदान से निकालने के लिए, वहां पर बिजली देने के लिए, बिजली केजीएफ तक पहुंचाने के लिए, कोलार गोल्ड फील्ड तक पहुंचाने के लिए, गोल्ड माइंस ताकि किया जा सके, बिजली पहुंचाने के लिए यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट डेवलप किया गया था। कोई आपसे पूछ दे कि शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत मैसूर में क्यों हाइड्रो पावर प्लांट खोला गया था, ताकि केजीएफ में बिजली पहुंचाया जा सके, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं।
और ये जो खोपोली प्रोजेक्ट है इसको क्यों हम लोग बनाए थे, इसको क्यों बनाया गया था, इसमें क्यों हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया गया था, ताकि बॉम्बे सिटी को बिजली मैंने दिया जा सके, बॉम्बे सिटी को बिजली दिया जा सके। बॉम्बे जो अभी वर्तमान में क्या है, नाउ एट प्रेजेंट टाइम में क्या है, मुंबई सिटी। देखिए इतना सारा हम लोग फायदा देखे थे, हैं? तो फिर भी उस समय जो है ना, फिर भी 1947 तक जब हमारा देश आजाद हुआ तब तक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ना उसका कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा नहीं था, हमको इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में बिजली नहीं मिलता था, लगभग 500 मेगावाट तक का बिजली मिलता था। तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, एक इंडस्ट्री को चलाने लायक भी नहीं है ये। तो अब इतना सारा, अब ये हो गया, तो अब यहाँ पर जो है अब ये हो गया, अब इसका फायदा क्या है? ये तो कुछ फायदा हो गया कि इसको बॉम्बे सिटी को बिजली देने के लिए, केजीएफ को बिजली देने के लिए, और क्या क्या देखने, और क्या क्या चीज में बिजली का मैंने यूज करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट बना। ऐसे इससे पहले आपका थर्मल पावर प्लांट भी तो है, आपका स्टीम पावर प्लांट भी तो है, आपका और पावर प्लांट भी, सोलर पावर प्लांट भी तो है। तो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट का ही क्यों डेवलप किया गया, क्या कारण है, इससे हमको क्या फायदा है? अब हम लोग फायदा देखते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छा से, एकदम क्लियर करके। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है, क्यों लाया गया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका फायदा क्या है, हाइड्रो पावर, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट का एडवांटेजेस क्या फायदा है? थर्मल पावर प्लांट था, स्टीम पावर प्लांट था, तो फिर हाइड्रो पावर प्लांट की जरूरत क्यों पड़ा है? इसका फायदा क्या, कुछ फायदा होगा तभी नहीं इसकी जरूरत पड़ा। बात तो सही है। तो देखिए ये जो हाइड्रो पावर प्लांट सबसे मेन बात क्या है, ये पानी से चलता है, और पानी क्या दुनिया में बहुत है, ग्लेशियर इतना है, क्या कम है? नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो वो क्या फालतू का, उतना क्या हम पी के खत्म कर नहीं सकेंगे? नहीं ना, उतना पी के खत्म कर पाएंगे? नहीं। तो इतना क्या फालतू का है, तो क्यों ना हम इसका कुछ सदुपयोग कर ले, है? तो इसका एक तरीके का यही सदुपयोग कि जितना पानी हम उसको बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी तो बिजली में नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना बिजली में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो वाटर क्या है, एक वाटर का देखिए कहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो वाटर या ये जो व्हाइट कोल है, सफेद कोयला किसको कहते हैं? सफेद कोयला पानी को कहते हैं। कोयला है, पानी क्या समझे, पानी हीरा है, कोयला है, सब कुछ है, तो सफेद कोयला कहा जाता है पानी को। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो व्हाइट कोल, ये जो वर्ड है, ये किस चीज को रेफर करता है, मतलब किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन में रह सकता है थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट से कन्वर्ट रिलेटेड है। तो ये जो वाटर है, देखिए वाटर नॉन वेस्टिंग है ना, ये बर्बाद ऐसे ही हो रहा था। तो अगर हम पावर प्लांट बना देंगे, बिजली पैदा करें, तो कम से कम बर्बाद तो नहीं होगा पानी, है। सेल्फ रिप्लेनिशिंग है, पुनः पूर्ति, स्वयं पुनः पूर्ति कर लेगा, पुनः पूर्ति। फिर से पानी जितना हम इलेक्ट्रिसिटी में बदले, वो पानी फिर से हम उसको समुद्र में भेज सकते हैं, या फिर आप ड्रिंकिंग में यूज कीजिए, चाहे आप इरिगेशन सिंचाई में यूज कीजिए। आगे दिखाया गया पॉइंट, वाटर रीचेस द पावर हाउस साइड। देखिए अब यहाँ पर ये भी फायदा है, जैसे क्या है, अगर मेरा भाप का यदि पावर प्लांट रहेगा, स्टीम पावर प्लांट, तो हमको कोयला का जरूरत होता है। तो कोयला को क्या करना पड़ता है, माइनिंग करके निकालना पड़ता है, माइनिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर कोयला को निकाल करके फिर पावर हाउस साइड तक लेना पड़ता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग ऑपरेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन, तो दोनों का खर्चा आता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, पानी अपने आप बह के आपका टरबाइन तक आ जाएगा। केवल उसको मार्ग बता दीजिए, मार्गदर्शन दे दीजिए, है ना, केवल मार्गदर्शन दे दीजिए, बच्चा अपने पढ़ के एकदम अच्छा नंबर लाएगा और एग्जाम में पास करेगा, और आगे जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा काम करेगा। केवल उसको मार्गदर्शन का जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है ना। उसी तरीके से वाटर को भी केवल उसको मार्ग दे दीजिए, वो अपने वाटर टरबाइन तक पहुंच जाएगा, वाटर हाउस तक पहुंच जाएगा, वाटर हाउस साइड तक पहुंच जाएगा और बिजली पैदा करने में काम देगा। लेकिन जिस तरीके से कोयला है, गैस है, तेल है, ये सबको क्या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होता है, माइनिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ता है, माइनिंग करने की जरूरत होता है। तो ये सब में क्या खर्चा लगता है। जबकि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसमें जो पानी है वो अपने आप बाकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मान लेते हैं मेरा डैम हम बना दिए पहाड़ के ऊपर में, है ना, पहाड़ के ऊपर में डैम बना दिए, वो वहां से पानी को केवल आप ड्रेन, आप पाइप के माध्यम, खाली पाइप लगा दिए, पानी अपने आपका आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, है ना, कुछ हमको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा नहीं ना। तो वो इसमें फायदा है। तीसरा क्या है, पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के बाद, आप जैसे वहां से पानी लाए, इलेक्ट्रिसिटी नीचे में बना ली, एकदम टॉप में था डैम से एकदम पानी बहा करके हम एकदम बॉटम तक लाए, जहां पर प्लांट बना हुआ है वहां तक लाए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा किए, अब पानी को फिर उधर से निकाल दी। अब चाहे उसको आप सिंचाई में, इरिगेशन में यूज कीजिए, या फिर आप ड्रिंकिंग में यूज कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करके। ठीक है, यानी क्या है कि ये जो आफ्टर उसको हम रिडायरेक्ट कर सकते, मतलब उसको और भी फर्दर यूज में हम ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार किसी चीज को यूज किया अब बर्बाद हो गया। जैसे कोयला से जो स्टीम इंजन बनता है,
तो स्टीम इंजन मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद क्या हमको रियल कोयला फिर से मिल जाएगा? नहीं मिलता है। अब उसका राग क्या, उसका कुछ सब खत्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा चीज है कि पानी से बिजली बनाने के बाद वही पानी हमको फिर से मिल जाता है। अब उससे आप जो करना है, आप फिर से उसको समुद्र में मिला दीजिए, या फिर से आप किसी नदी में उसको बहा दीजिए, या फिर आप अलग से उसको सिंचाई में या इरिगेशन में लगाइए, या फिर आप उसको पीने में लायक कुछ बनाइए, वो आपका मान है। ये फायदा है, देखिए पावर प्लांट का ये फायदा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, इसका जो एफिशिएंसी होता है ना, ये अन्य पावर प्लांट की तुलना में इसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट की तुलना में ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसका एफिशिएंसी लगभग 80% तक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, 80 से 85%, 90% तक होता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का एफिशिएंसी। ठीक है, कि ये जितना जो पानी लिया उससे एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। फिर इसका और क्या है कि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है, इसका लाइफ बहुत लॉन्ग होता है। लगभग यहाँ पर बताया गया 50 साल तक। एक बार आप पावर प्लांट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 साल तक देखने की जरूरत नहीं, एकदम 50 साल तक आपका हाइड्रो पावर प्लांट चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका पावर प्लांट का जो लाइफ है बहुत लॉन्ग है। ठीक है, कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। इसका जो मेंटेनेंस बहुत कम है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसान है, एकदम बहुत आसान है मेंटेनेंस। एक्सपेंस मतलब इसमें खर्चा बहुत कम लगता है। अब बिजली जैसे बता तो दिए कि इसमें माइनिंग का कोई पैसा ही नहीं लगता, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, खर्चा बच जा रहा है, इसका मतलब क्या, खर्चा कम हो रहा है ना, तो लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। और एक दो को डिफरेंस बोले, और एक दो को इसका फायदा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका कुछ और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, अब देख कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, उसका कुछ फायदा है तो उसका कुछ कुछ नुकसान भी है। तो इतना सारा अगर था हाइड्रो पावर प्लांट यदि इतना हमको फायदा दे रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा जरूर, तो नुकसान को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2-3 को मैं आपको बता देता हूं और इसका फायदा, उसके बाद हम लोग इसका नुकसान देखेंगे। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, देखिए हाइड्रो पावर प्लांट पहले समझिए कि इसका इस पॉइंट का मतलब क्या, अर्थक्वेक इन स्टार्ट एंड शट डाउन। कहने का मतलब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, डैम के पानी से बनता है, या फिर रन ऑफ रिवर नदी के बहता हुआ पानी से बिजली बनाया जाता है। तो डैम से भी बिजली बनता है। तो डैम क्या होता है, ऊंचाई में होता है, और अगर पानी का जलस्तर बढ़ गया है, पानी का जलस्तर मान लेते बढ़ गया, तो डैम के ऊपर से पानी बहने लगेगा, या फिर हो सकता है डैम फट भी सकता है अगर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा, पावर प्लांट को जल्दी बंद करना होगा, या फिर पावर प्लांट को जल्दी ओपन करना होगा। मतलब कोई भी सिचुएशन हो जहां पर पावर प्लांट को अगर जल्दी से चालू करना हो, या फिर बाढ़ आने का संभावना है, तो वहां पर पावर प्लांट को बंद करना, तो तेजी से क्विक एक्शन लेना पड़ता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट ही एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें हम क्विक इन स्टार्ट एंड शट डाउन, आप बहुत जल्दी उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी उसको शट डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो खर्चा वो बहुत कम है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। पानी से बिजली बनाया जा रहा है, इसका मतलब इसका कच्चा माल, तो उसका कच्चा माल खरीदने का पैसा तो बच ही गया, पानी से बिजली बन रहा है। ठीक है, जो नेचुरल सोर्स है उससे बिजली बन रहा है। केवल इसमें जो पैसा लगता है वो केवल इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, और इसका जो ऑपरेशन में जो खर्चा लगता है बस वही, और बाकी इसका बिजली बनाने में कोई मतलब ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। जो परसेंटेज ऑफ आउटेज का मतलब होता है आउट खत्म होना, बाहर हो जाना। ठीक है, एज, इसका जो खत्म हो जाने का जो एज है पावर प्लांट का, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत जल्दी पावर प्लांट खत्म नहीं होगा, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इस पर जो भरोसा हम अच्छा से कर सकते हैं, ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, 10 फॉर मोर रिलायबल, ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा समय तक हम इसमें बिजली भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, पावर प्लांट से, ये जो पावर प्लांट से ये एंसिलरी बेनिफिट्स देता है, यानी ये मतलब क्या है, आम के आम गुठलियों के भी दाम, है ना। मतलब एंसिलरी बेनिफिट्स का मतलब होता है सहायक बेनिफिट, है ना, कुछ हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे देता है। जैसे कि हम जिस काम के लिए हाइड्रो पावर प्लांट खोले वो काम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कुछ और काम भी हो जा रहा है, जैसे रिक्रिएशन, फिर से पानी को हम बना सकते हैं, फिशरीज, मत्स्य पालन, हम मछली पाल सकते हैं, उस पानी को जो बिजली बना ली, अब जो पानी बच गया है उससे हम बिजली उत्पादन, बिजली बोल रहे मछली पालन कर सकते हैं। एक बिजनेस नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। उसके बाद इन केस ऑफ रन ऑफ रिवर प्लांट्स में ऐसा हो सकता है, इट आल्सो कंट्रोल। अब देखिए ये बहुत बड़ा बात है कि ये फ्लूड यानी बाढ़ को कंट्रोल कर सकता है। अधिकतर ये जो देखते होंगे कि जहां पर बाढ़ आने का संभावना रहता है, या फिर जहां पर अधिकतर बाढ़ आते रहता है, उस जगह पर हमको एक डैम बनाने का मन करता है कि हो सके कि यहाँ पर बाढ़ आ रहा है तो यहाँ हम एक डैम बना देंगे तो बढ़िया रहेगा, बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ को कंट्रोल कर सकेंगे। तो डैम, तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहां पर खोल देंगे तो जिसमें हमको डैम का भी जरूरत पड़ता है, तो डैम वहां से हमको मिल जाएगा। तो ये एक डबल, एक तीर से दो निशाना है ना, कि हमको पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए डैम चाहिए तो डैम भी हो जाएगा, और बाढ़ रोकने के लिए डैम चाहिए तो डैम भी हो गया, है ना। तो इस तरीके से बाढ़ कंट्रोल भी कर सकता है डैम। तो इसके लिए भी ये भी बहुत बड़ा फायदा है आपका, क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम बाढ़ को रोक सकते, इनडायरेक्टली हम बाढ़ को रोक रहे, क्या नहीं, इनडायरेक्टली रोक रहे। जहां पर स्टोरेज रिजर्वॉयर
जलाशय का इस कॉन्टेम्पलेटेड मतलब जहां पर ऐसा विचार किया जा रहा है कि यहाँ पर डैम बनाना चाहिए, स्टोरेज रिजर्वोयर मतलब वही जलाशय बनाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों मेरा जितना भी फायदे था, जितना भी एसएन सिंह के बुक में दिया हुआ था सारा फायदा मैंने आपको बता दिया। और आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब पॉइंट एकदम नॉर्मल पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं अच्छा खासा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पावर प्लांट 100% नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट जरूर होता है। तो अब मैं इसका ड्रॉबैक बताता हूँ, मेन ड्रॉबैक, इससे फालतू का ड्रॉबैक नहीं बताऊंगा, तो मेन ड्रॉबैक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसका मेन ड्रॉबैक समझिए दोस्तों, मेन ड्रॉबैक इसका जो मेन मुख्य जो कमियां है, क्या इसका कमियां, क्या खामियां, क्या इसका डिमेरिट है, क्या इसका लिमिटेशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का क्या कमी है। तो समझिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे मेन क्या है, उसका डैम बनाना पड़ता है। डैम बनाने के लिए बड़ी एरिया को ये कवर करता है, बड़ा कैचमेंट एरिया चाहिए, बड़ा इसका वाटर स्टोरेज एरिया चाहिए, पोर्शन चाहिए। तो इतना बड़ा अगर हम एरिया को अगर मान लेते किसी जगह पर हमको पावर प्लांट बनाना, अधिकतर ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां क्या करती है, फायदा कमाना चाहती है, उसको एनवायरमेंटल से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो आपका लद्दाख में हो रहा है, लद्दाख का लेह में, कैपिटल लद्दाख का कैपिटल लेह में क्या हो रहा है, वहां पर अभी जो जंगल है, वहां पर जो आपका जंगल है, वहां पर क्या हो रहा है, गौतम अडानी जाकर क्या करे, वहां पर फैक्ट्री बनाना चाह रहे, है ना, चाह रहे क्या नहीं, जिस कारण से वहां पर जो पब्लिक है वो क्या कर रहे, आंदोलन कर रहे। और अभी दिल्ली गए थे और दिल्ली में आंदोलन अभी शुरू नहीं किया, जबकि उन लोग को जेल में डाल दिया, है ना, ये आपने न्यूज सुना होगा। मतलब क्या अभी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को कोई एनवायरमेंट से लेना देना नहीं, उनको केवल दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। मतलब अमीर आदमी के बनने के होड़ में ये कुछ भी कर जाने को तैयार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए डैम बनाना पड़ता है, और डैम बनाने के लिए बड़ा कैचमेंट एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। अब मान लेते किसी एरिया पर जंगल है और बड़ी कंपनियां फायदा कमाने के लिए डैम बनाना चाहती है उस जगह पर, ऐसा कुछ वहां पर देख रहे कि उस जगह पर सारा कुछ मौजूद है, नदी के किनारे है ना, समुद्र के किनारे है, ऐसा कुछ है, लोकेशन है, अच्छा लोकेशन देखा, लेकिन जंगल है वहां पर। तो इन लोग क्या करेगा, जंगल को साफ करवा देगा डैम बनाने के लिए। तो इतना बड़ा जो मेरा जमीन था, है ना, इतना जो एरिया था, पोर्शन था, वो क्या हो गया, अब सबमर्ज हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा दोस्तों, सबमर्ज हो गया, यानी वो सबमर्ज विद वाटर, वो क्या होता है, जलमग्न हो जाएगा, है। तो इतना बड़ा जो जगह में जीव जंतु रहते थे, जो भी मनुष्य रहते थे, जो भी बस्तियां रहती थी, सारा क्या हो जाएगा, जो भी आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासी लोग क्या करेंगे, जंगल में ही रहते हैं, झोपड़ा झोपड़ी बना करके, कई सारे जीव जंतु भी रहते हैं, उनका घर क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, है। तो ऐसा हो जाता है। ये क्या है, ये मेरा बहुत बड़ा एकदम कमी है, ये बहुत बड़ा एकदम खराबी चीज है, किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ठीक है। अब अगर हम इतना बड़ा जगह को क्या करेंगे, डैम बना देंगे, रिजर्वोयर बना देंगे, जलाशय बना देंगे, जिससे क्या होगा, बड़ी मात्रा में जो लार्ज एरिया पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा, जो क्या करेगा, मेरा जाकर के आगे जाकर के एनवायरमेंटल कई सारे प्रॉब्लम पैदा करेगा, सोशल प्रॉब्लम, हाँ, लोगों को कमी माने दिक्कत होगा एनवायरमेंटल। अब उतना बड़ा जगह में अगर जंगल था, जंगल को आप साफ करवा दिए तो ऑक्सीजन का कमी होगा क्या, नहीं, एकदम होगा, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों मेरा जो पावर प्लांट का ये सारा क्या है, कमियां। तो इस कमी को भी दूर करना पड़ता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, साइट का सिलेक्शन करेंगे। मान लेते हैं हम एक कंपनी और हमको हाइड्रो पावर प्लांट कहीं पर स्थापित करना है, एस्टेब्लिश करना, डेवलप करना है, तो वहां पर हमको सबसे पहले तो डैम बनाना होगा, है। तो डैम बनाने के लिए अब हमको सबसे पहले क्या करना है, डैम बनाएंगे चाहे पावर प्लांट बनाइए, है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइट लोकेशन, जो साइट सिलेक्शन करना होगा। कैसा हमको साइट अगर रखे, साइट चुने, लोकेशन चूज करे कि जहां पर लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जानवरों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नदी के किनारे रहेगा, एकदम सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस्ती 1.5-2 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा आप साइट का सिलेक्शन करेंगे हाइड्रो पावर स्थापित करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डेवलप करने के लिए। तो ये हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो को देखकर अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे पता है, अगर कुछ आपको समझ में बच गया है, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, वहां पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई दे दूंगा, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका भरोसेमंद चैनल है, ठीक है। तो अगर आपके और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।